टाइप्स ऑफ स्टोन डस्ट बैरियर कितने टाइप के होते हैं? तो ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला जो होगा लाइट बैरियर जिसको प्राइमरी बैरियर बोलते हैं, दूसरा जो होता है वो हैवी बैरियर जिसको सेकेंडरी बैरियर बोलते हैं, और तीसरा जो होता है हमारा क्या होता है? तीसरा इंटरमीडिएट बैरियर होता है। तीसरा क्या होता है? इंटरमीडिएट बैरियर होता है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा डायग्राम से समझिएगा, थोड़ा सा और मैं कंस्ट्रक्शन पे जाता हूँ थोड़ा सबसे नीचे। ये जो मैंने 15 सेंटीमीटर डेप्थ बोला ना, ये ऐसा डेप्थ है। ठीक है, ये साइड है हमारा और ये ऐसे। ठीक है, तो उसको ये 15 सेंटीमीटर से लेस देन नहीं होना चाहिए। ठीक, ये कुछ इस तरह से स्टोन डस्ट बैरियर है। हम लोग ये देखिए, हम लोग इसको ऐसे नहीं रखते हैं, ये एक्चुअली में एआई से जनरेट किया हुआ इमेज है, तो इसको जो है हम लोग इस क्रम में रखते हैं। ठीक है, और ऐसे भी रख सकते हैं, बट ये कैसे रखेंगे जहाँ पे ब्लाइंड हमारे वो है। ठीक है, जहाँ से हमको आना जाना नहीं है वैसे जगह पे रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये है हमारा, मैंने क्या बोला, ये जो है आपका 10 सेंटीमीटर का गैप रहेगा। ठीक, 10 सेंटीमीटर का साइड से, ऊपर से भी 10 सेंटीमीटर का रहेगा, और कोई सपोर्ट वगैरह है तो उससे भी 10 सेंटीमीटर का रहेगा। ठीक है, विड्थ वगैरह अभी बताऊंगा मैं विड्थ कितना रहेगा, आप खाली ये 15 सेंटीमीटर को ध्यान रखिएगा। ठीक, ओके। ठीक है, हम लोग वापस आते हैं वहीं पे। हाँ, तो मैंने बताया कि ये 3 टाइप का होता है। लाइट बैरियर जिसको प्राइमरी बैरियर बोलते हैं, दूसरा जो होता है हैवी बैरियर होता है, तीसरा जो होता है इंटरमीडिएट बैरियर होता है। ठीक है, अब जो हमारा ये डायग्राम है कुछ, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। पहले मैं कंस्ट्रक्शन बता लेता हूँ लाइट बैरियर का, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। ठीक, तो लाइट बैरियर जो होता है, लाइट बैरियर इज द फर्स्ट बैरियर इंस्टॉल्ड नियरेस्ट टू द पॉसिबल सोर्स। दैट मीन्स अगर हमारा किसी जगह पे यहाँ पे पॉसिबल सोर्स हो सकता है, तो हम लोग जो लाइट बैरियर को जो है पहले रखेंगे, लाइट बैरियर को रखेंगे, उसके बाद हैवी बैरियर को रखेंगे। पॉसिबल सोर्स, ताकि हमारा जो लाइट बैरियर है वो पॉसिबल सोर्स जो इग्निशन का रहेगा वहीं तक उसको क्या कर सके, रोक सके। अब लाइट बैरियर पास में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जब कभी एक्सप्लोजन होता है तो उस टाइम पे, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, इमेज को थोड़ा सा वापस दिखाएं क्या? इमेज को, हाँ ये है इमेज। ठीक है। ठीक, ये नोट्स अपलोडेड है, अपलोडेड हो जाएंगे, आप 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। ठीक है, आप उसको वहां से देख लीजिएगा, जो भी डाउट वगैरह होगा सारा क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो मैंने क्या बोला, लाइट बैरियर को जो है हम लोग इनिशियल जहाँ पे पॉसिबल सोर्स ऑफ इग्निशन रहता है उसके पास में रखते हैं। मैंने ये भी बताया आपको, जब जब कभी भी आपका एक्सप्लोजन हुआ तो पहले एक्सप्लोजन जो है छोटा होता है, एक्सप्लोजन जो है छोटा डिस्ट्रक्शन करता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, उसके कांटेक्ट में और कोल डस्ट आएंगे, गैस आएगा, तो वो फास्ट और होते जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे इनिशियल जो नियरेस्ट जो रहेगा हमारा पॉसिबल सोर्स, वहां पे एक्सप्लोजन छोटा होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लाइट बैरियर को यहाँ पे रखेंगे, ताकि ये जो है इसको यहाँ यहीं तक प्रोपागेट को रोक सके, इसके प्रोपागेशन को आगे रोक सके। अगर सपोज इसको भी नहीं रोक पाए, ये भी इसको ब्रेक कर गया, तो यहाँ पे आगे में हम लोग फिर हैवी बैरियर रखते हैं, ताकि ये जो है लाइट बैरियर से नहीं हुआ तो ये हैवी बैरियर इसको कर जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या, मैंने क्या बोला, लाइट बैरियर को जो है नियरेस्ट रखते हैं पॉसिबल सोर्स ऑफ इग्निशन से। पर्पस क्या है? ताकि हम लोग इमीडिएट सेपरेशन कर सकें एक्सप्लोजन को। ठीक है, उसको दबा सके। यूज नियर वर्किंग फेस एंड इग्निशन जोन्स। नियर में जो हमारा वर्किंग फेस है और इग्निशन जोन है उसके पास में हम लोग रखते हैं। जो फ्रेम होगा हमारा, फ्रेम का जो विड्थ है वो क्या होना चाहिए? फ्रेम का विड्थ होना चाहिए हमारा 35 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? 35 सेंटीमीटर इक्वल, ये क्या बोलेंगे, मैक्सिमम जो विड्थ होगी इसकी 35 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इक्वल और लेस देन 35 सेंटीमीटर होगा। अब इनके बीच का स्पेसिंग कितना होगा? 0.9 मीटर, और मैक्सिमम कितना होगा? 2 मीटर। 0.9 मीटर मिनिमम और 2 मीटर मैक्सिमम। ये जो स्पेसिंग देख रहे हो ना, ये वाला, ये कितना होगा? 0.9 मीटर और मैक्सिमम 2.0 मीटर हो सकता है। ठीक है, ये मैंने क्लियरेंस बताया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, का क्लियरेंस होना चाहिए।
ओके, विड्थ जो है सेल्फ का विड्थ जो है आपका 35 सेंटीमीटर, मैक्सिमम विड्थ जो है 35 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। ये विड्थ जो है ना आपका, ये वाला, सॉरी ये सेल्फ है, प्रत्येक सेल्फ है, तो ये जो है 35 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना ये, ठीक। ओके, ये सेल्फ है आपका, ठीक। ओके, डस्ट, ये डेटा याद रखिएगा, ये वाला सेल्फ विड्थ कितना रहेगा, मैक्सिमम 35 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 35 सेंटीमीटर या फिर उससे कम होगा। और स्पेसिंग कितना होगा, मिनिमम स्पेसिंग 0.9 मीटर होगा सेल्फ के बीच का, और मैक्सिमम जो है 2 मीटर होगा। लोडिंग कितना करेंगे, डस्ट लोडिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आते हैं। जो मैक्सिमम लोडिंग है आपका वो 10 किलोग्राम पर मीटर ऑफ सेल्फ, 30 किलोग्राम पर मीटर ऑफ सेल्फ, 30 किलोग्राम पर मीटर ऑफ सेल्फ। ये जो है ना सेल्स है आपका सेल्स, तो ये जो है 1 मीटर में कितना होना चाहिए, 30 किलोग्राम होना चाहिए, 30 किलोग्राम पर मीटर ऑफ सेल्स, ठीक है। ओके, डस्ट क्वांटिटी कितना होना चाहिए, डस्ट क्वांटिटी जो है 110 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन तक होना चाहिए, ठीक है। कितना, 110 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर समझ रहे हैं, ये सेल्फ है ना, ये 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर में, पर मीटर स्क्वायर में ये होगा 110 किलोग्राम, ठीक है, से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, एडवांटेज क्या है, ये जो है फास्ट डिस्पर्सल प्रोवाइड करता है डस्ट का, साथ ही साथ इफेक्टिव होता है इनिशियल एक्सप्लोजन सेपरेशन के लिए, सुटेबल होता है ये एक्टिव वर्किंग के पास, कहाँ पे, एक्टिव वर्किंग के पास, ठीक है। मैंने क्या बोला, नियरेस्ट पॉसिबल इग्निशन सोर्स के पास लगते हैं। इसका जो सेल्फ का वेट है वो 35 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए या फिर 35 सेंटीमीटर होना चाहिए। डिस्टेंस जो है वो 0.9 से लेकर 2 मीटर तक हो सकता है, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस है ये, मैक्सिमम डिस्टेंस ये है। लोडिंग कितना करेंगे, 30 किलोग्राम पर मीटर ऑफ सेल्फ तक करेंगे, ठीक है। और टोटल डस्ट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 110 किलोग्राम पर मीटर क्रॉस सेक्शन से कम होना चाहिए, ठीक है। लाइटली कंस्ट्रक्टेड फॉर क्विक डिस्पर्सल, तो ये चीजें याद रखिएगा, ठीक। अब आते हैं हैवी बैरियर में, तो जो एक चीज और याद रखिएगा, लाइट बैरियर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी बैरियर, प्राइमरी बैरियर भी बोलते हैं इसको, है ना। हैवी बैरियर सेकेंडरी बैरियर बोलते हैं इसको। प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं, प्राइमरी मतलब प्राथमिक बैरियर, जो प्राथमिक सेपरेशन का काम करता है, पहले जो प्राथमिक स्तर पे ही हमारा डस्ट एक्सप्लोजन को रोकने का काम करता है, वो हमारा प्राइमरी बैरियर कहलाता है, ठीक है। हैवी बैरियर जिसको हम लोग सेकेंडरी बैरियर बोलते हैं, तो हैवी बैरियर आर इंस्टॉल्ड फर्दर आउट बाई फ्रॉम दी वर्किंग फेस, फर्दर आउट बाई मतलब थोड़ा बाहर की तरफ लगाते हैं, ठीक है। पर्पस क्या है, प्रोवाइड सेकेंडरी एक्सप्लोजन प्रोटेक्शन, सेकेंडरी एक्सप्लोजन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें ताकि हम लोग स्टॉप एक्सप्लोजन इफ प्राइमरी बैरियर फेल, अगर हमारा प्राइमरी बैरियर फेल हो जाता है तो वहां पे हमारा एक्सप्लोजन को रोक सके, ठीक है, एक्सप्लोजन को रोक सके। डिजाइन फीचर क्या है इसमें, याद रखिएगा, जितने भी इसमें सेल्स रखें रहेंगे, जितने भी सेल्स रखेंगे रहेंगे, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज 10 रख रहे हैं, तो इसका जो 1/3 जो है, 1/3 है ना, कितना 1/3, 1/3 जो होगा वो हमारा लाइटली लोडेड होगा। लाइटली लोडेड मतलब लाइट बैरियर में जो जितना लोड था ना आपका ये वाला, तो इससे लोडेड रहेगा, लाइटली लोडेड, ठीक है। मैक्सिमम कितना रहेगा मीटर में, और मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में इतना रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 1/3 जो रहेगा वो लाइटली लोडेड रहेगा, और बाकी जो रहेंगे वो हैवी लोडेड रहेंगे। हैवी लोड कितना रहेगा, हैवी लोड रहेगा यहाँ पे 390 किलोग्राम पर मीटर क्रॉस सेक्शन में, 390 किलोग्राम पर मीटर क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। और जो मीटर मीटर की बात करेंगे सेल्फ लेंथ में, तो 60 किलोग्राम पर किलो 60 किलो पर मीटर सेल्फ लेंथ, ठीक है। 1 मीटर सेल्फ लेंथ में आपका 60 किलोग्राम होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन में आपका 390 किलोग्राम पर मीटर में होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ कितना होता है, उसमें हमने बोला मैक्सिमम विड्थ जो है वो 35 सेंटीमीटर होता है, इसमें मैक्सिमम विड्थ आपका सेल्फ का 50 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 50 सेंटीमीटर होगा। इसमें जो हैवी लोडेड सेल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा,
125 से लेकर 270 सेंटीमीटर तक हो सकता है। 125 से लेकर 270 सेंटीमीटर तक हो सकता है। याद रखिएगा, चूंकि पहला हमारा प्राइमरी बैरियर फेल हो गया, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हैवी बैरियर में हमारा ज्यादा स्टोन डस्ट हो, इसलिए हम लोग ज्यादा यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सेल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कम रखते हैं, ताकि हम इस बार पूरी तरह से हम कामयाब हो जाएं और उस जो एक्सप्लोजन है उसको रोक सकें। एक बार इमेज दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये है। तो मैंने क्या बोला कि ये जो सेल्फ होगा उसमें से 1/3 जो रहेगा आपका, 1/3, जैसे 4 है तो इसमें से 3 जो रहेंगे, सॉरी 1/3 है आपका, 1/3 मतलब 3 भाग में 1 भाग जो रहेगा, 3 अगर सेल्फ है तो उसमें से 1 जो रहेगा आपका ये रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, लाइटली लाइटली लोडेड रहेगा। क्या रहेगा? लाइटली लोडेड रहेगा। ठीक है, ठीक। तो मैंने बोला कि इसको जो है इंस्टॉल करते हैं हम लोग फर्दर आउट बाय में। ठीक है, फर्दर आउट बाय में इसको वो करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो है हमारा 1/3 सेल्स जो होंगे वो लाइटली लोडेड होंगे और बाकी जो होंगे वो हैवी लोडेड होंगे। बाकी क्या होंगे? हैवी लोडेड होंगे। ठीक है, ये देखिए, तीन तीन सेल्फ रहेगा अगर हमारा, तो जो एक सेल्फ जो रहेगा वो लाइट लोडेड रहेगा और 2 सेल्फ जो रहेंगे वो हैवी लोडेड रहेंगे, है ना। लोडिंग ऑफ सेल्स कितना रहेगा? ये रहेगा 60 किलोग्राम पर मीटर ऑफ सेल्स रहेगा। ठीक है, टोटल लोडिंग कितना रहेगा क्रॉस सेक्शन एरिया में? ये 390 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में रहेगा। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये वाला याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, पूछता है। ठीक है, डिस्टेंस कितना रहेगा? 125 सेंटीमीटर से लेकर 270 सेंटीमीटर तक रहेगा। ठीक है, लाइटली लोडेड सेल्स आर एडजस्टेड इन बाय इंड। ठीक है, लाइटली लोडेड जो सेल्स रहेंगे उनको इन बाय इंड में हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट रहेगा, देखिए, है ना, ये है आपका। ठीक, ओके, हाँ, ठीक। एडवांटेज क्या है इसका? लार्ज क्वांटिटी ऑफ इनर डस्ट। यहाँ पे जो है हम लोग का लार्ज क्वांटिटी रहता है। कितना क्वांटिटी रहता है? देखिए, ये जो है हमारा पर मीटर में, पर मीटर सेल्फ लेंथ में जो है 60 केजी रहता है और क्रॉस सेक्शन में हमारा जो है 390 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी हो गया। इफेक्टिव होता है मेजर एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने में, साथ ही साथ ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये इसके मतलब एडवांटेजेस हैं। कहाँ पे याद रखना है आपको? डेटा याद रखना है, कहाँ पे रखेंगे ये याद रखना है। ठीक है, उनके बीच का गैप कितना होता है ये याद रखना है यहाँ पे, ये और कितना उसमें से 1/3 जो रहेगा आपका ये लाइटली लोडेड रहेंगे, ये याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ से सवाल आते हैं। ओके, इंटरमीडिएट बैरियर, लास्ट लास्ट वन है हमारा इंटरमीडिएट बैरियर। तो डेफिनेशन क्या है इसका? इंटरमीडिएट बैरियर आर इंस्टॉल्ड बिटवीन लाइट एंड हैवी बैरियर। लाइट एंड हैवी बैरियर के बीच में हम लोग क्या करते हैं? इंटरमीडिएट बैरियर भी प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स ये हमारा गैलरी है, अगर यहाँ पे हमने लाइट बैरियर प्रोवाइड किया तो बीच में एक इंटरमीडिएट बैरियर प्रोवाइड कर देते हैं और एक बाद में उसके हैवी बैरियर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, डस्ट लोडिंग कितना करेंगे यहाँ पे? पर मीटर क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे 190 किलोग्राम पर मीटर क्रॉस सेक्शन में रखते हैं। याद रखिएगा, प्राइमरी में हम लोग कितना रखते थे? 110, सेकेंडरी में 390, लेकिन बीच वाले में कितना रखेंगे? 195। तो ऐसे रखिएगा, 110 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, फिर उसके बाद 195 मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, उसके बाद 390, ऐसे करके याद रखेंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, ओके। अब इसमें जो रहेगा हाफ डस्ट ऑन लाइट सेल्स में रहेगा और हाफ डस्ट जो रहेगा वो हैवी सेल्स में रहेगा। ठीक है, आधा डस्ट जो रहेगा लाइट सेल्स में रहेगा और आधा डस्ट जो रहेगा वो हैवी सेल्स में रहेगा। इंपॉर्टेंस क्या है? यूज वेयर एक्सप्लोजन रिस्क हाई। जहां पे एक्सप्लोजन रिस्क जो होता है वो हाई हो जाता है, वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, कहाँ पे? जहां पे एक्सप्लोजन रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है तब वहां पे तीनों टाइप के बैरियर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोवाइड एडिशनल सेफ्टी लेयर, ये जो है एडिशनल सेफ्टी लेयर प्रोवाइड करते हैं। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे पर मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया में या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया में कैसे रखेंगे हम लोग? तो इसके लिए हम लोग ऑफसेट सर्वे करते हैं। क्या करते हैं? ऑफसेट सर्वे करते हैं। साथ ही साथ एवरेज रोडवे डायमेंशंस जो है वो डिटरमाइन करते हैं। और इसके बाद डस्ट क्वांटिटी किस पे डिपेंड करता है? रोडवे के साइज पे डिपेंड करता है, सेल्स की लेंथ पे डिपेंड करता है, बैरियर के टाइप पे डिपेंड करता है और लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन, कहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, पास में कर रहे हैं, आउट बाय में कर रहे हैं, इन बाय में कर रहे हैं, है ना। तो ये इन चीजों पे डिपेंड करता है। तो इनको आप याद रखिएगा कि स्टोन डस्ट बैरियर में जो डस्ट की क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? रोडवे साइज, सेल्स लेंथ, बैरियर टाइप और लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ स्टोन डस्ट, क्वालिटी ऑफ स्टोन डस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं।
इसको याद रखिएगा कि स्टोन डस्ट जो भी यूज होगा स्टोन डस्ट बैरियर में जो भी स्टोन डस्ट बैरियर में स्टोन डस्ट यूज होगा वो बहुत लूज होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लूज होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। कारण क्या है? अगर मॉइस्चर वगैरह उसमें थोड़ा सा गीला कर देगा तो वो आसानी से डिस्पर्स नहीं होगा, आसानी से फैलेगा नहीं। इसलिए उसको क्या होना चाहिए? लूज होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। ये जो है इसमें हाई डिस्पर्सिबिलिटी होनी चाहिए, आसानी से फैलने वाला होना चाहिए। साथ ही साथ नॉट केक और कंसोलिडेट, ठीक है। नॉट केक ये जो है पूछा गया है, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है ना। एक ऑप्शन दे दिया था कि स्टोन डस्ट की क्वालिटी कौन सी नहीं है, ठीक है, क्वालिटी कैसी नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये चीजें ऐसे पूछता है ना। तो याद रखिएगा यूज जो हो रहा है वो केक नहीं बनना चाहिए, मतलब केक मतलब जम जाता है नहीं, केक टाइप का, है ना, केक टाइप का, या फिर आपका एक ढेला टाइप का जो जम जाता है वैसा नहीं होना चाहिए। एकदम फाइन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, लूज होना चाहिए, ठीक है। हाई डिस्पर्सिबिलिटी वाली होनी चाहिए। इन डैम्प कंडीशन जहाँ पे आपका पाया जाता है तो वाटर प्रूफ स्टोन डस्ट शैल बी यूज। डैम्प, ये जो वाटर डैम के नियर आसपास रखेंगे ना जो हम लोग, तो वहां पे वाटर प्रूफ टाइप का स्टोन डस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए केक डस्ट जो होता है वो आसानी से डिस्पर्स नहीं होता है एक्सप्लोजन के टाइम में, तो यही इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये क्या होना चाहिए? नॉट केक और कंसोलिडेटेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लूज होना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पोजीशन कहाँ पे रखेंगे? लोकेशन और पोजीशन ऑफ स्टोन डस्ट बैरियर। लोकेशन और पोजीशन ऑफ स्टोन डस्ट बैरियर, ठीक है। तो बोर्ड एंड पिलर वर्किंग की बात करते हैं। माइन वर्किंग shall be divided into sections so that explosion in one district does not spread to another, ठीक है। तो हम लोग जो है सेक्शन में या फिर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करके काम करते हैं ताकि हमारा जो एक्सप्लोजन वगैरह है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ना पहुंचे, या फिर जो भी चीजें हैं जो भी डेंजर है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक ना पहुंचे, ठीक है। वेंटिलेशन भी प्रॉपर हो, इसके लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट ये वाला काम करते हैं, ठीक है। हैवी बैरियर रिक्वायरमेंट ओनली हैवी बैरियर आर यूज इन बोर्ड एंड पिलर वर्किंग। हमारा बोर्ड एंड पिलर में वर्किंग जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग हैवी बैरियर यूज करते हैं। कैसा? हैवी बैरियर हम लोग यूज करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना रहेगा पूछता है बोर्ड एंड पिलर वर्किंग में। जो स्टोन डस्ट बैरियर है उसकी मिनिमम लेंथ डिस्टेंस कितनी होगी? तो ये फेस से मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो रही है? 135 मीटर होगा। मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? 135। मैक्सिमम कितना रख सकते हैं हम लोग? 365 मीटर। 135 मिनिमम डिस्टेंस है और 365 जो होगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस है। यहाँ से सवाल आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एक्सप्लोजन प्रूफ स्टूपिंग। इफ स्टोपिंग इज यूज इंस्टेड ऑफ बैरियर, अगर हमारा जो है बैरियर की जगह में हमको क्या यूज कर रहे हैं? एक्सप्लोजन प्रूफ स्टोपिंग यूज कर रहे हैं। इट मस्ट बी एक्सप्लोजन प्रूफ। ये जो स्टोपिंग होगा वो हमारा कितना होना चाहिए? ये हमारा ये हमारा जो ये स्टोपिंग जो होगा वो एक्सप्लोजन प्रूफ होगा। स्टोपिंग जो होगा वो क्या होगा? एक्सप्लोजन प्रूफ होगा, ठीक है। और ये जो थिकनेस है वो थिकनेस जो है वो कम से कम, इसकी जो थिकनेस है मिनिमम 1.8 मीटर होना चाहिए। मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए? कम से कम 1.8 मीटर या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक। इक्वल और ग्रेटर देन 1.8 मीटर होना चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड विथ ब्रिक मशीनरी इन सीमेंट, सीमेंट से कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए ब्रिक के साथ में, ठीक है। क्या याद रखेंगे कि हैवी टाइप का बैरियर यूज होता है केवल, साथ ही साथ डिस्टेंस फेस से मिनिमम डिस्टेंस 135 मीटर और मैक्सिमम डिस्टेंस 365 मीटर होता है, ठीक है। साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि अगर बैरियर स्टोन डस्ट बैरियर की जगह में हम लोग स्टोपिंग यूज करते हैं तो हमारा जो भी स्टोपिंग होगा वो एक्सप्लोजन प्रूफ होगा और इसकी मिनिमम थिकनेस 1.8 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। 1.8 मीटर या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग वॉल वर्किंग में, लॉन्ग वॉल वर्किंग की बात करें तो इसमें जो है हम लोग लाइट बैरियर और हैवी बैरियर दोनों टाइप का बैरियर यूज करते हैं। लाइट बैरियर भी यूज करते हैं और हैवी बैरियर भी यूज करते हैं। इसमें फेस से जो हमारा गेट कन्वेयर है ना, इंस्टॉल इन गेट कन्वेयर रोड विथ इन, ठीक है। फेस से गेट कन्वेयर वाले गेट कन्वेयर रोड में जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं उसमें फेस से मिनिमम डिस्टेंस कितनी है? ये आपका 45 मीटर से कम नहीं होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, और मैक्सिमम कितना है आपका? 110 मीटर होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस आपका, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए,
ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 110 मीटर, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 110 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मिनिमम 45 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। हैवी बैरियर की बात करें तो हैवी बैरियर जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो उस केस में मिनिमम डिस्टेंस जो रखेंगे हम लोग 180 मीटर से कम नहीं रखेंगे, और मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो 320 मीटर से कम नहीं रखेंगे फेस से, ठीक है। एडिशनल प्रोटेक्शन, एडिशनल बैरियर्स आर रिक्वायर्ड, कहाँ पे रिक्वायर्ड, नियर ट्रांसफर पॉइंट, जहां पे ट्रांसफर होता है हमारा, क्या ट्रांसफर पॉइंट होता है, कोल गेट, चेन कन्वेयर से दूसरी चीजों में जाएगा, बेल्ट कन्वेयर में जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे ट्रांसफर पॉइंट है हमारे, वहां पे हम लोग एडिशनल बैरियर प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इन ट्रंक कन्वेयर रोड्स जो रहते हैं वहां पे प्रोवाइड करते हैं बिटवीन एडजेसेंट लॉन्ग वॉल डिस्ट्रिक्ट, अगल बगल के जो लॉन्ग वॉल डिस्ट्रिक्ट के पास वाले होते हैं वहां पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं एडिशनल प्रोटेक्शन, ठीक है। यहाँ पे इन चीजों को आप याद रखेंगे। ये पूछता है, ये वाला पेज आप पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, लॉन्ग वॉल वर्किंग में कितना होना चाहिए, लाइट बैरियर का कितना होगा, हैवी बैरियर का कितना होगा, ठीक है। ओके। शाफ्ट इनसेट्स, वेयर मल्टीपल सीम्स आर वर्क थ्रू सेम शाफ्ट, अगर एक ही शाफ्ट से हम लोग कई सीम्स में हम लोग काम करते हैं, है ना, एक सिंगल शाफ्ट से, तो वहां पे क्या करते हैं, हैवी बैरियर शैल बी इंस्टॉल्ड नियर शाफ्ट लैंडिंग, यहाँ पे जो लैंडिंग होगा ना हमारा शाफ्ट लैंडिंग, यहाँ पे हम लोग हैवी बैरियर प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे हम लोग हैवी बैरियर प्रोवाइड करेंगे। डिस्टेंस कितना होगा, ये जो है हमारा मिनिमम डिस्टेंस 90 मीटर और मैक्सिमम डिस्टेंस 150 मीटर, यहाँ से 90 मीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे, या फिर मैक्सिमम कितना रख सकते हैं हम लोग, 150 मीटर के डिस्टेंस पे रख सकते हैं, ठीक है। ओके। स्टोन डस्ट बैरियर इन थीन सिम, थीन सिम्स की बात करें, जो पतले सिम्स होते हैं, हाँ, एक वीडियो होगा, मेरे यूट्यूब चैनल में एक वीडियो होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सिम, किसको थीन बोलेंगे, किसको थिक सिम बोलेंगे, या फिर मैं फिर से एक आध दिन क्लास में बता दूंगा नोट्स के साथ में। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछते हैं कि किसको थीन सिम बोलते हैं, किसको मॉडरेट थिक सिम बोलते हैं, किसको आ, ये आपका ये बोलते हैं, आपका थिक सिम बोलेंगे, मॉडरेट थिक किसको किसको बोलेंगे, नैरो सिम किसको बोलते हैं, है ना, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सिम्स होता है उसको बढ़िया से देख लेना है अपन को, ये यहाँ से भी सवाल बनते हैं, है ना, ठीक है। तो या तो वर्किंग में चालू करूंगा, तो वर्किंग में पहले ही दिन में आपको पढ़ा दूंगा उसको, ठीक है। तो थीन सिम में, इन थीन सिम वेयर सफिशिएंट हाइट इज अनअवेलेबल, जहां पे हमारे पास सफिशिएंट हाइट ही नहीं है, ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे, ट्रेवलिंग रोड्स जो होगा वहां पे, ट्रेवलिंग रोड्स में सेल्स की लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, 180 सेंटीमीटर, कितनी होगी, 180 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, 180 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, ठीक है। ओके। इसको क्या बोल सकते हैं, 180 सेंटीमीटर या फिर ज्यादा होना चाहिए, है ना। सेपरेट ट्रेवलिंग पैसेज रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट ट्रेवलिंग पैसेज, है ना, ट्रेवल करने के लिए अलग, और ये जो बैरियर प्रोवाइड करेंगे उसके लिए अलग पैसेज होना चाहिए, है ना। हॉल रोड्स में क्या करेंगे, हॉलेज रोड्स में सेल्स में बी प्लेस बिसाइड ट्रैक, हॉलेज होता है ना, हॉलेज में, हॉलेज के लिए ट्रैक्स रहते हैं, है ना, तो हम लोग जो है यहाँ पे बिसाइड ट्रैक्स, ये जो हमारा ये आपका गैलरी है, यहाँ पे आपका ये ट्रेवलिंग रोडवे है और ये ट्रैक है, तो हम लोग यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। सेल्स का लेंथ कितना होगा, ये जो है 90 सेंटीमीटर या फिर 90 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, ठीक है, इक्वल और मोर देन 90 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये कितना है, ट्रेवलिंग रोड पे इक्वल और मोर देन 180 सेंटीमीटर रखेंगे, है ना। ये बहुत छोटे छोटे हैं, मीटर के मुकाबले जो है ये छोटे हो गए, है ना, ठीक है। अब जब कभी भी हमको एक्स्ट्रा डस्ट बढ़ाना होगा, एक्स्ट्रा डस्ट की जरूरत होगी, हमको रिक्वायरमेंट होगी, तो उस टाइम पे कैलकुलेशन कैसे करें, जो हमारा नॉर्मल रिक्वायरमेंट था, सपोज हमारा नॉर्मल रिक्वायरमेंट कितना था, ये आपका 300 केजी का था एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमको एक्स्ट्रा कितना रिक्वायरमेंट होगा, एक्स्ट्रा अगर इंक्रीज डस्ट रिक्वायरमेंट जो करेंगे, तो हम लोग जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट था उसका 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेढ़ गुना से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस ये कितना होगा, 300 इंटू 1.5, ठीक है, आपका 450 किलो, है ना। तो इस तरह से आपका एक्स्ट्रा में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को भी आप याद रखेंगे, ठीक है, डेढ़ गुना
नॉर्मल वर्किंग जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट रहेगा उसके 1.5 गुना रहेगा हमारा इंक्रीज डस्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब मेंटेनेंस कौन करेगा? मेंटेनेंस जो रहेगा इसका कैसा होगा? तो वेंटिलेशन ऑफिसर शैल इंस्पेक्ट बैरियर वीकली। कितने दिन में? वीकली। वीकली क्या करेगा? इंस्पेक्ट करेगा। कितने दिन में? वीकली इंस्पेक्ट करेगा। ठीक है, कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था, आपको याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं गलत बोल गया। मैंने बोल दिया था वेंटिलेशन ऑफिसर जो होगा वो डस्ट इंचार्ज का काम करेगा, वो थोड़ा सा मिस्टेक था। वो डेटा ये है कि वेंटिलेशन ऑफिसर को सेफ्टी ऑफिसर के साथ मर्ज किया जा सकता है अगर हमारा फर्स्ट डिग्री गैसीय सीम, कौन सा? फर्स्ट डिग्री गैसीय सीम का जो प्रोडक्शन है वो 15,000 टन पर मंथ से कम है। 15,000 टन पर मंथ से कम है, अप टू। ठीक है, अप टू 15,000 टन, 15,000 टन पर मंथ है। ठीक, साथ ही साथ अगर आपका प्रोडक्शन जो है वो 5,000 टन से कम है, कितना? 5,000 टन से पर मंथ से कम है, तो उस केस में आपका जो डस्ट इंचार्ज रहेगा वो सैम्पलिंग इंचार्ज का भी काम कर सकता है। ठीक है, डस्ट इंचार्ज आपका सैम्पलिंग इंचार्ज का काम कर सकता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। हाँ, तो वेंटिलेशन ऑफिसर में क्या बोल रहा था कि ये जो है जो बेरियर्स है हमारा स्टोन डस्ट बेरियर्स, इसको वीकली इंस्पेक्ट करेगा। यहाँ पे साथ साथ चेक करेगा कि डस्ट डस्ट जो है उसकी डिस्पर्सिबिलिटी कैसी है, तो उसको मैनुअली हाथ में पकड़ के फैला के देखेगा। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, जो भी हमारा स्टोन डस्ट बेरियर होते हैं वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, चीफ इंस्पेक्टर के अप्रूव टाइप के होने चाहिए। चीफ इंस्पेक्टर के अप्रूव टाइप के होने चाहिए। ठीक है, जो उन्होंने डिजाइन अप्रूव किया है उसी डिजाइन के होने चाहिए, मतलब जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं उसी डिजाइन का होना चाहिए। ठीक है, ओके, आगे क्या करेगा? मैनुअली डस्ट की डिस्पर्सिबिलिटी चेक करेगा, छिड़क कर देखेगा, फैला के देखेगा फैल रहा है नहीं फैल रहा है ना। डस्ट रिन्यूअल, इफ डस्ट बिकम्स डैम्प और केक्ड, अगर वो डिस्पर्सिबिलिटी चेक कर रहा है, डिस्पर्स नहीं हो रहा है, केक केक बन के रह गया है, तो वहां पे ओल्ड डस्ट को रिमूव कर देंगे और फ्रेश डस्ट वहां पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, रिपेयर, वेंटिलेशन ऑफिसर ये इंश्योर करेगा कि रिपेयर हो डैमेज सेल्स का, साथ ही साथ न्यू बैरियर इंस्टॉलेशन के टाइम में भी वहां पे सुपरविजन करेगा, है ना। जहाँ पे न्यू बैरियर इंस्टॉल किए जा रहे हैं वहां पे सुपरवाइज करेगा। ठीक है, इंस्पेक्शन जो रहेगा वो किसको कैसे हो रिपोर्ट जो होगा हमारा इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो होगा वो उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेंगे? बैरियर का लोकेशन कहाँ पे है, रोडवे क्रॉस सेक्शन कितना है, ठीक है, एरिया कितना है, क्वांटिटी ऑफ डस्ट कितना है, डेट ऑफ इंस्पेक्शन क्या है आपका, रिन्यूअल डिटेल भी सारा कुछ रहेगा। जब कभी भी रिन्यू किया जाता है तो वहां पे एक स्टिकर लगा करके वहां पे क्या करेंगे हम लोग? डाल देंगे। ठीक है, स्टिकर या फिर एक बोर्ड बना रहता है जिसमें सारा कुछ ये चीजें मेंशन रहती है ना। जो हमारा रिपोर्ट रहेगा उसमें मैनेजर होगा, वो काउंटर साइन करेगा। जो भी हमारा मैनेजर है वो काउंटर साइन करेगा। अगर एक्शन ड्यूरिंग डिफेक्ट, अगर हमारा डिफेक्ट पाया जाता है, अगर हमारा डिफेक्ट पाया जाता है हमारा स्टोन डस्ट बैरियर में, तो शॉर्ट फायरिंग जो होगा वो हम लोग उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का स्टॉप कर देंगे। ठीक है, जब तक कि हमारा रेक्टिफाई नहीं हो जाता है ना। अगर हमारा डिफेक्ट जो है कैन नॉट बी रेक्टिफाइड इमीडिएटली, तुरंत रेक्टिफाई नहीं किया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? शॉर्ट फायरिंग को रोक देंगे। कारण कहीं पे इनफ्लेमेबल गैस होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, कोल डस्ट भी एक्सप्लोजन हो जाएगा, तो वो डेंजर हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? वहां पे रोक देंगे कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, चेक बोर्ड्स, अब देखिए मैंने क्या बोला, एक बोर्ड इंस्टॉल किया जाता है बैरियर के आसपास, तो चेक बोर्ड सेल बी इंस्टॉल्ड नियर एवरी बैरियर शोइंग, है ना। एक बैरियर के आसपास जो स्टोन डस्ट बैरियर रहेगा उसके पास हम लोग बोर्ड शो करते हैं। उसमें क्या क्या चीजें रहता है? रोडवे क्रॉस सेक्शन शो होता है, डस्ट लोडिंग कितना है, नंबर ऑफ सेल्स कितना है, डेट ऑफ डस्ट प्लेस रिप्लेसमेंट कितना है, किस डेट पे हम लोग रिप्लेस किया उसको, बैरियर रेफरेंस नंबर भी रहेगा, इंस्पेक्शन डेट रहेगा आपका, सिग्नेचर ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर भी इसमें रहेगा। ठीक है, स्टोन डस्टिंग प्लान, स्टोन डस्टिंग प्लान इस ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको याद रखना है। याद क्या रखना है? डस्ट प्लान के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। डस्ट प्लान जो रहता है आपका माइंड में, एक डस्ट प्लान हम लोग मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं? डस्ट प्लान मेंटेन करते हैं, जो कि हमारा 2000:1 का आरएफ का होता है। कितना? नॉट लेस देन 2000:1 का आरएफ का रहता है। ठीक है, ओके, इसमें आप जब ये पढ़ रहे होंगे आपका प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट पढ़ रहे होंगे, जब विकास सर पढ़ा रहे थे,
तो उसमें उन्होंने बताया होगा कि हम लोग जो है 2-3 कलर में सेक्शंस में डिवाइड करके रखते हैं, लेटर्स और नंबर्स से पूरा एरिया को, कौन सा नेचुरली वेट है ना, ये सारी चीजें कितने कितने दिन में क्या वो होगा, ठीक है, इंटरवल वगैरह सारा कुछ आपने पढ़ा होगा। अगर अब फिर भी कोई डाउट है तो मैं एक बार फिर से बाद में उसको बता दूंगा, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, है ना। फ्री सिलिका कितना रहेगा आपका, डस्ट कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 ग्राम पर मीटर क्यूब, है ना, ये परमिसिबल लिमिट है आपका। पहले 3 ग्राम था, अभी ये जो है 12th नेशनल सेफ्टी बोर्ड में जो है नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में 1 ग्राम का वो किया हुआ है ना, ठीक है। तो ये सबको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम लोग। हाँ, मैंने क्या बोला था, देखिए यहाँ पे जब मैंने बताया यहाँ पे 2 ग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, परमिसिबल लेवल जो है रेस्पिरेबल डस्ट, तो वहाँ पे 8 आवर टाइम वेटेड एवरेज, TWA याद रखिएगा, टाइम वेटेड एवरेज। ये ACL में पूछा था, TWA क्या है, तो टाइम वेटेड एवरेज है ना, ठीक है। तो ये टाइम वेटेड एवरेज 8 आवर के टाइम वेटेड एवरेज में 2 ग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। साथ ही साथ ये कौन से केस में है, अगर हमारा फ्री सिलिका जो है नॉट मोर देन 5%, फ्री सिलिका जो है वो 5% से ज्यादा नहीं है, नॉट मोर देन 5% से ज्यादा नहीं है, तो वहां पे कितना रहेगा, वहां पे 2 ग्राम पर मीटर क्यूब रहेगा, ठीक है। अगर ये सिलिका की जो मात्रा है वो 5% से ज्यादा हो जाती है, 5% से ज्यादा हो जाती है सिलिका की मात्रा, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, 10 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब को डिवाइड कर देंगे फ्री सिलिका से, इससे फ्री सिलिका से। देखिए ये कैसे निकालते हैं हम लोग, ये हमारा 2 ग्राम पर मीटर क्यूब कैसे आया, हमारा 10 ग्राम है ये, GM ना, ग्राम पर मीटर क्यूब, तो इसको 5% तक रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो आ जाता है मैक्सिमम जो रहता है वो 2 ग्राम पर मीटर क्यूब आता है, ठीक है। अब हमारा अगर ये जो फ्री सिलिका है वो 5% से ज्यादा हो गया, फ्री सिलिका जो है हमारा 5% से ज्यादा हो गया, तो जितना भी फ्री सिलिका आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, सपोज आपका फ्री सिलिका जो है वो 8% आ गया, कितना आ गया, 8% आ गया, तो हम लोग 10 से उसको डिवाइड कर देंगे, 10 डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे, तो आपका कुछ आ जाएगा ये 1.25 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, 1.25 आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप का आपका ये मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है एक्चुअली, फ्री सेल का जितना बढ़ते जाएगा वो उतना ज्यादा हार्मफुल होता जाएगा, उतना ज्यादा हार्मफुल होता जाएगा, ठीक है। अब फ्री सेल का कैसा डिटरमाइन करते हैं, प्रत्येक सिम का जो है एक बार हम लोग फ्री सेल का परसेंटेज डिटरमाइन कर लेते हैं, और जब कभी भी मेजर चेंजेस वगैरह कुछ होता है तो उस केस में भी हम लोग फिर से उसको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मैंने जब रेगुलेशन आपका चैप्टर 2 पढ़ा रहा था तो वहां पे मैं पढ़ा रहा था कि सिलिका से कौन सा वो होता है, तो सिलिकोसिस होता है, कोल डस्ट से जो होता है वो निमोकोनियोसिस होता है, या फिर कोल वर्कर निमोकोनियोसिस होता है, ठीक है। मैग्नीज डस्ट से भी मैंने बताया था एक चीज, है ना। तो डस्ट से मैंने वहां पे बताया था कि डस्ट से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, वो भी एक बार देख लीजिएगा। ये जो है आपका आ, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो है क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डस्ट से कितने टाइप के डिजीज होते हैं। MCL के जूनियर ओवरमैन का पेपर जो था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। ओके, तो अभी थोड़ा सा फिर से पॉइंट पे आते हैं, और याद रखिएगा ये जो है एक आंखों से विजन विजन का जो प्रॉब्लम होता है, विजन का जो प्रॉब्लम होता है, नेस्टैग्मस, क्या है, नेस्टैग्मस, ठीक है, नेस्टैग्मस विजन रिलेटेड इशू है ना, विजन रिलेटेड, ठीक है, विजन रिलेटेड डिजीज है, रिलेटेड इशू है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये भी MCL में पूछा गया था, ये किस में पूछा गया था, MCL में पूछा गया था, नेस्टैग्मस जो होता है वो क्या है ना। तो ये जो है आपका विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ओके, ठीक है, थोड़ा सा आते हैं अब पॉइंट पे। तो जो हमारा मैंने क्या बताया, डस्ट प्लान जो होगा वो 2001 पे रहेगा, ठीक। और फिर मैंने ये भी बताया आपका कि यहाँ पे
जो स्टोन डस्टिंग और रेस्क्यू प्लान जो रहेंगे हम लोग वो बनाएंगे, स्टोन डस्टिंग प्लान और रेस्क्यू प्लान बनाएंगे, जिसमें क्या क्या शो होगा, बैरियर का लोकेशन शो होगा, टाइप ऑफ बैरियर शो होगा, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन शो होगा, साथ ही साथ फ्यूचर प्रपोज पोजीशंस कहाँ पे हम लोग बाद में लगाएंगे फ्यूचर में, ठीक है। और इस जो हमारा स्टोन डस्टिंग प्लान है उसको प्रत्येक 3 महीने के अंदर में मिनिमम हम लोग अप टू डेटेड रखेंगे। कितने दिन के अंदर? 3 महीने के अंदर अप टू डेटेड रखेंगे, ठीक है। ओके। और ये जो कॉपी शैल बी सप्लाइड टू ऑफिशियल एंड कॉम्पिटेंट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डस्ट बैरियर डस्ट स्टोन डस्ट बैरियर मेंटेनेंस। जो भी स्टोन डस्ट बैरियर मेंटेनेंस वाले पर्सन होते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन है, उनको हम लोग कॉपी उसकी सप्लाई करके रखेंगे। इसको याद रखिएगा, डस्ट प्लान जो होगा वो कितने दिन में, स्टोन डस्ट प्लान कितने दिन में अपडेट करके रखेंगे, 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके। मैंने क्या बोला कि और एक चीज और ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा, कि हम लोग जो है, हम लोग का जो डस्ट सर्वे इंचार्ज होगा, डस्ट सर्वे इंचार्ज जो रहेगा वो या तो ओवरमैन सर्टिफिकेट का होना चाहिए, या फिर ओवरमैन सर्टिफिकेट और मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा ना, वो उसी माइंस में होना चाहिए जिस माइंस के लिए उसको डस्ट डस्ट सर्वे इंचार्ज बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। डस्ट सर्वे इंचार्ज बना रहे हैं, वही होना चाहिए, ठीक है। ओके। और बाकी जो है बिलो ग्राउंड में वो आप पढ़ चुके होंगे आपका, ये जो हम सैंपल कहाँ कहाँ पे लेंगे, एयरबॉर्न एयर सैंपल जो ले रहे हैं वो सारा चीज़ कहाँ कहाँ पे लेंगे, तो उसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका भी सर्कुलर में डाल दूंगा। मेरे ख्याल से विकास सर क्लास ले लिए होंगे उसका, लॉन्ग वाला, और आपका बोर्ड एंड पिलर में कहाँ 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 पे रहेगा, है ना, ओपन कास्ट वर्किंग में कहाँ पे लेंगे हम लोग, स्टैटिक सैंपल क्या होता है, ठीक है। और बाकी जो एक और सैंपल होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डस्ट जो होगा ओपन कास्ट से भी रिलेटेड है, अंडरग्राउंड से भी रिलेटेड है, तो वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, ये एचडीबी, एचडीबी क्या बोल रहे हो? स्टोन डस्ट बैरियर, हाँ हाँ, पॉलिश टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो वो किस टाइप का है, वो सारा कुछ जो है आपका वो होना चाहिए, जितने भी टाइप का होना चाहिए वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, दैट इज सीआई से अप्रूव टाइप का ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है ना, उसके अप्रूवल टाइप का ही होना चाहिए। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारा आपका डीजीएमएस के द्वारा इशू किया गया था, लेटर उसी का है, ये कॉपी है ना, सारा कुछ समराइज वे में आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ये इशू किया था 1 अक्टूबर 2018 को, तो उसी का पूरा ये क्राइटेरिया है, उन्हीं के द्वारा ये सारा अप्रूव टाइप का है। ओके, इसके बाद आप देखेंगे तो कंपैरिजन टेबल भी है इसमें, आप देख लीजिएगा अच्छे से। लाइट टाइप का बैरियर है तो उसका पर्पस क्या है, लोकेशन क्या रहेगा, सेल्फ क्या रहेगा। इवन आप एक काम कर सकते हैं कि इसको जो है आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट डाउन करके कहीं पे चिपका दीजिएगा, तो इजीली आप कंपेयर करके इसको आप याद करके रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे ना कि हैवी बैरियर में क्या हो रहा था कि 1/3 जो था वो लाइटली लोडेड था और 2/3 जो थे हमारा हैवी लोडेड रहेंगे। अब हमारा इंटरमीडिएट में क्या रहेगा, जितने भी सेल्स रहेंगे उसमें हाफ सेल्स जो रहेंगे वो लाइट टाइप के रहेंगे, हाफ सेल्स जो रहेगा वो आपका हैवी टाइप का रहेगा। अगर 4 सेल्स हैं तो 2 सेल्स जो रहेंगे वो लाइट टाइप के होंगे और 2 सेल्स जो रहेंगे वो हैवी टाइप के रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को पोजीशन भी देख लीजिएगा, है ना। एट इन इन बाई इन पे रखते हैं, एट एट इन बाई इन पे रखते हैं, इंटायर, है ना। तो ये सारी चीजें देख लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ये हिंदी में है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा तो आप बता सकते हैं, अभी तक कोई डाउट होगा तो। हाँ हाँ, वो एचडीबी का मतलब मैं समझ गया था, स्टोन डस्ट बैरियर। और कोई डाउट है आपको? ये टॉपिक खत्म हो गया है। अच्छा, ये 143 से लेकर 1 जितने भी आपका डस्ट कंट्रोल का मेजर हो गया, या फिर आपका 143 से लेकर 146 तक कोई डाउट होगा, या फिर जो विकास सर क्लास करा दिए हैं उसमें भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उसको फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। अभी हमारा चैप्टर 6 बचा हुआ है रेगुलेशन का, उसके बाद मेरे ख्याल से मेरे को सीधे सीधे वेंटिलेशन में पहुंच जाना है, ठीक है। आपका 153 के आसपास से चालू कर देना है। बाकी बीच का क्लास तो मेरे ख्याल से विकास सर ले ही चुके हैं। कोई डाउट होगा तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं फिर से उसको करा दूंगा।
कोई डाउट है क्या? अभी चांसेस है कि 2-3 दिन में आपका जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड है वो खत्म हो जाएगा, तो वहां पे हम लोग उसको देख लेंगे। उसके बाद का जो भी प्लान रहेगा हम लोग रेगुलेशन को भी कंप्लीट कर लेंगे और एक बार रूल पढ़ लेंगे। ठीक है। अच्छा, हमारा स्ट्रेटेजी ये है अभी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका जो लेजिस्लेशन पोर्शन है, मेरे ख्याल से लेजिस्लेशन का हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड चल ही रहा है, 2-3 दिन में सब खत्म हो जाएगा, है ना। 2-3 दिन लेफ्ट हुआ है इसमें, लेफ्ट है, फिर खत्म हो जाएगा। रेगुलेशन जो है सीएमआर, ये भी आपका मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन के क्लास में खत्म हो जाएगा, कंटिन्यू अगर लेंगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है। रूल बचा है, रूल भी आपका मे भी चांसेस है कि ये 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा, ज्यादा कंटेंट है नहीं इसमें, है ना। अब बाकी लेजिस्लेशन पोर्शन आपका खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज चालू करेंगे। टॉपिक वाइज जो आपका सिलेबस में जो दिया हुआ है, सिलेबस में क्या जो टॉपिक है उसको लेकर के, चाहे वो प्रोविजन से रिलेटेड हो चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड हो, उसको लेकर के चलेंगे। साथ साथ पैरेलली में चाहे वेंटिलेशन हो गया, ओपन कास्ट वर्किंग हो गया, अंडरग्राउंड वर्किंग हो गया, मशीनरी हो गया, तो पैरेलल में जो है दो दो क्लास लेते जाएंगे। एक क्लास जो रहेगा वो टॉपिक वाइज लेंगे, एक जो है सिलेबस वाइज लेंगे। तो ऐसे करके सारा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। इसके साथ साथ आप टाइमली जो है, जो भी आपका टेस्ट वगैरह है वो सब देते जाइएगा। धीरे धीरे सारी चीजों की टेस्ट सीरीज जो है अपलोड हो जाएंगे। तो आपको एनालिसिस करना है कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है। अगर कहीं पे पर्टिकुलर ध्यान देने की जरूरत है तो उसको बताइए, फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करा देंगे, कोई दिक्कत है तो, है ना। बाकी बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। याद रखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका के पास ये लास्ट मौका है, इसके बाद सारी चीजें बदल जाएगी, तो आपके लिए प्रिपरेशन और हार्ड हो जाएगा, है ना। तो अभी से हार्ड वर्क कर लीजिए आप, ताकि ये जो 2 वैकेंसी है आपका एमसीएल और एसईसीएल का, इसको आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है। जितना भी हम लोग से हेल्प 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 की जरूरत होगी, जितना भी हम एफर्ट लगा पाएंगे, हम 100% एफर्ट दे रहे हैं, लेकिन बाकायदे आपको 200% भी देना होगा। ठीक है, जितना आप दे पा रहे हैं। कोई और दिक्कत हो रहा है, पर्सनल कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आपको यहाँ पे पूरा 100% देना है। ठीक है। हाँ बोलिए मंजित जी, वॉइस हैंड रेज कीजिए और बताइए। जी बोलिए। जैसे वाइंडिंग होता है, हम्म। तो एक क्या है कि जो भी वर्कर है उनको लाने ले जाने के लिए रहता है, दूसरा क्या है, पोल्स को, मतलब मटेरियल्स को ऊपर लाने ले जाने के लिए होता है। तो हाँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, एज पर रेगुलेशन होता है या फिर अपने से डिस्टेंस रख सकते हैं? नहीं देखिए, आप बोल रहे हैं कि एक हमारा स्कीप हो गया, हम्म। ठीक है, एक हो गया हमारा केज हो गया। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि दोनों को एक साथ हम लोग उतार देंगे, समझे बात को। हाँ, दोनों। जैसे चिरमिरी में दो, हसदेव एरिया में दो है, जैसे वाइंडिंग का क्लास में देख रहा था। हाँ हाँ। तो ऐसा क्वेश्चन भी कर सकता है कि दो अगर वाइंडिंग है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो सकता है? दैट मीन्स आप बोल रहे हो कि एक हमारा ये शाफ्ट है और हाँ। एक हमारा ये स्कीप है, एक हमारा केज है। हम्म। ठीक है। दोनों हम एक साथ में उतार रहे हैं। ठीक है, यही बोल रहे हैं हाँ, ये आप। क्वेश्चन, नहीं, मैं ये बस पूछ रहा हूँ कि अगर दो, एक शाफ्ट एक केज है तो। वर्टिकल आप डिस्टेंस जानना चाह रहे हैं, जैसे ये आपका हाँ, स्कीप है, ये डिस्टेंस हमारा केज है, तो ये वर्टिकल आप डिस्टेंस जानना चाह रहे हैं या फिर ऐसा टाइप का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जानना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, ऐसा कुछ डेटा रेगुलेशन में आपको मिला है क्या? नहीं, मैं जस्ट पूछ रहा था कि ऐसा नहीं नहीं, ऐसा मैं भी नहीं पूछ आज सकते। मतलब अभी कुछ पढ़ा नहीं हूँ। अगर ऐसा कुछ डेटा होगा तो मैं एक बार देख लूंगा। जेन्युइन मैं बोल रहा हूँ कि इसके बारे में मैं नहीं पढ़ा हूँ। ठीक है। ऐसा ठीक मेरे है, को ठीक है। कोई रहेगा तो मैं देख लूंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है। और कोई डाउट आज की क्लास में, कोई डाउट? नहीं नहीं, अभी उसको रिवीजन करेंगे तो फिर थोड़ा सा और ठीक है, समझ ठीक में आ है। जाएगा। विवेक जी, आपको कोई डाउट? अच्छा, एक चीज किया जा सकता है, जो भी बाइंडिंग वगैरह है, सारी चीजें जो विकास सर पढ़ा चुके हैं, उसका अभी तक टेस्ट सीरीज वगैरह अपलोड नहीं हुआ है, तो उसको आप 2-3 दिन के अंदर में बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए। टेस्ट सीरीज में अपलोड कर दूंगा, आप एक बार इवेलुएट कर लीजिएगा अपने आप को। जहां पे डाउट आएगा वहां पे मैं एक दिन फिर से क्लास ले लूंगा, तो सारा चीज वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
तो प्लीज आप उसको जो है बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। 1 मिनट। परमिशिबल CIR इम्पोर्टेंट डेटा अंडर सुपरविजन। हाँ हाँ ठीक है, इसको क्विक रिवीजन करा देंगे। इसको क्या करेंगे ना, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, चाहे वो स्लोप डंप का हो, चाहे वो आपका वायर का हो, चाहे वो आपका हॉलिज कपलिंग का हो, तो सारा एक टेबल बना करके जो है ना क्विक रिवीजन टाइप का हो जाएगा। तो वही मेरा स्ट्रेटेजी रहेगा। याद रखिएगा, RMR से 2 क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर ओवरमैन के एग्जाम में, MCL के में, ठीक है। पूछा गया था कि इसमें से कौन सा जो है RMR का आपका वो नहीं है, आपका पैरामीटर नहीं है। तो RMR के जो है रॉक मास रेटिंग के कुछ पैरामीटर है ना, 4-5 तो उसको पैरामीटर को भी याद रख लेना है। तो मैं क्या करूंगा, एक दिन आपको RMR का क्लास करा दूंगा, उसी में RQD का क्लास करा दूंगा, ठीक है, रॉक मास रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन का। फिर उसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी का हो जाएगा, कितने दिन के अंदर हम सुपर सरदार और ओवरमैन जो है कहाँ कहाँ पे कितने दिन में आपका सुपरविजन करता है, ठीक है। कहाँ पे हम लोग CI से परमिशन लेते हैं, कहाँ पे हम लोग RI से परमिशन लेते हैं। उस दिन विकास सर आपका क्लास ले रहे थे, तो उसमें बोले हुए थे कि आपका हम वेल्डिंग करना है तो वहां पे किससे परमिशन लेंगे, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में मैं जब पेपर देख रहा था आपका जूनियर ओवरमैन का, MCL का, तो वहां पे क्वेश्चन था एक तो कि निम्न में से मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज आर नॉट ड्यूटीज ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर। एक था वेंटिलेशन ऑफिसर का कौन सा इनमें से ड्यूटी नहीं है। तो क्या किया था, यहाँ पे 3 ड्यूटी जो था वो वेंटिलेशन ऑफिसर का दिया था, चौथा ड्यूटी दे दिया था आपका सेफ्टी ऑफिसर का, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था आपका, एक क्वेश्चन ये वाला था कंपलसरी, यहाँ पे पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पे आपका कि कौन सा ड्यूटी जो है सेफ्टी ऑफिसर का नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी, दूसरा ऑप्शन में सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी, तीसरा ऑप्शन में क्या किया था, वेंटिलेशन ऑफिसर का ड्यूटी दे दिया था, और चौथा ड्यूटी भी यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी दे दिया था। तो कंफ्यूज करने के लिए, देख रहे हो, आप सोचोगे कि ये तो ड्यूटी इसी का है, तो कहीं पे आप सेफ्टी ऑफिसर को वेंटिलेशन ऑफिसर समझ लोगे, वेंटिलेशन ऑफिसर को सेफ्टी ऑफिसर समझ लोगे। तो इस टाइप का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है ना। टाटा जो है, याद रखिएगा, रटने वालों को नहीं लेता है। टाटा जो है, टाटा का जितना भी पेपर होगा वहां पे आप देखेंगे नॉट वर्ड जो होगा वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नॉट, विच आर दी नॉट, है ना। तो नॉट को ध्यान दीजिएगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि इस नॉट को इग्नोर कर देते हैं, उसकी वजह से हम लोग राइट को भी रॉन्ग करके चले आते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट पे टाटा ज्यादा काम करता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। आपके जो भी आपका कोर्स वाला कंटेंट है वहां पे आप जाएंगे तो आपको 14 पेपर 14 प्रीवियस ईयर का पेपर अपलोडेड है। आप वहां पे जाइए, आप देखिए, अपने आप को इवेलुएट कीजिए कि आप कितना बना पा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसको भी देखिए। अगर डाउट होता है तो आप चाहेंगे तो एक 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 दिन बीच में हम लोग वीकली डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है, मतलब क्वेश्चन पेपर एनालिसिस हम लोग बीच बीच में कर लेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा आप, है ना। हाँ, क्या बोल रहे हैं विवेक जी, नहीं क्या बोल रहे हैं, एक बार बताइएगा। हैंड रेज कीजिए ना, आप वॉइस से बात कीजिए, मेरे ख्याल से ज्यादा क्लियर बोल पाएंगे आप। अच्छा, अभी की क्लास में कोई डाउट नहीं है ना। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ते जाइएगा, है ना। बस साथ दीजिए आप, मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपने एंड से पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो भी सिलेबस हो, जो भी टॉपिक हो, वो कंप्लीट हो जाए। याद रखिए, दूसरा कोई भी पढ़ाता होगा तो मैं हाई लेवल का नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके आने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके अलावा भी आप कुछ पढ़ पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। जहां जहां पे मेरे को लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तो उसके लिए नोट्स अवेलेबल रहेंगे, उसकी क्लास हो चुकी रहेगी, ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड जितने रहेंगे सब वही रहेगा, ठीक है। हाँ, एक चीज याद है, याद रखिएगा, जो आपका टेस्ट सीरीज बनता है उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मान के चलो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत कम रहते हैं, 15-20 रहते हैं, तो 15-20 तो रहेगा ही रहेगा उतना क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में। लेकिन कुछ और क्वेश्चन जो है जो उसको घुमा फिरा करके कॉन्सेप्चुअल वाला पूछ सकता है, तो वैसे क्वेश्चंस भी एडेड होंगे, ठीक है।
अभी जितने भी टेस्ट सीरीज बन रहे हैं सारा बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। जैसा आप एग्जाम में एक्चुअल में बैठेंगे, सेम टू सेम आप एग्जाम में वैसा एग्जाम यहाँ पे होगा। टेस्ट सीरीज जो अपलोड हो रहा है वैसा होगा। तो बेहतर होगा कि जब कभी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो लैपटॉप से दीजिए, ताकि आप एक्चुअल प्रेशर को फील कर पाए। मोबाइल साइड हटा दीजिए, आप कहीं पे भी बीच में छोड़ के मत जाइए, और साथ ही साथ नहीं आप टैब स्विच कीजिए। ठीक है, एकदम ईमानदारी से क्लास मतलब जो भी टेस्ट है उसको दीजिए, और प्रेशर को मेंटेन करना सीखिए कि कहाँ पे आप प्रेशराइज हो रहे हैं,